अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त ईरान अमेरिका मुआहदे पर लगी हुई हैं। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से 24 घंटों में मुआहदे पर दस्तखत के बयान और इस पर सदर ट्रंप की जानिब से मोहर सख्त किए जाने के बाद ये उम्मीद आज हो चली थी कि इस पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन हालात ने करवट उस वक्त ली जब इसराइल ने लेबनान पर बड़ी शिद्दत के साथ हमला किया, जिसके बाद ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह ने ये बयान दिया कि अमेरिका या तो अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करने का इरादा नहीं रखता या फिर इसके पास ऐसा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, और ऐसी सूरत में मुज़ाकरात या किसी भी अमल को आगे बढ़ाने की बात करना मुमकिन नहीं रहेगा। इस बयान के फौरी बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर रद्द-ए-अमल दिया। लिखा कि ख़ास तौर पर ऐसे दिन जब हम ईरान के साथ अमन मुआहदे के इंतहाई करीब हैं, ये हमला नहीं होना चाहिए था। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, ताहम जिस हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई है वो मायनी, बेमायनी और गैर अहम नौयत का था। आलमी मीडिया भी कुछ मुमकिन तौर पर इस मुआहदे के हवाले से कुछ तफसीलात ला रहा है सामने, जिसके मुताबिक एक सीनियर ईरानी अहदेदार ने रॉयटर्स को बताया है कि ईरान इस बात पर मुत्तफिक हो गया है कि वो न तो जौहरी हथियार हासिल करेगा और ना उसे बनाएगा और ना हासिल करेगा। मुजव्वज़ा मुआहदे पर दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। तिजारती जहाज़ों को बगैर किसी फ़ी के गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। अमेरिका ईरान के 25 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासे ये भी जारी करेगा। ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को मखसूस मुद्दत के लिए हटाया जाएगा और ईरान की बंदरगाहों पर आयद पाबंदियाँ भी उठा ली जाएंगी। ये मुमकिन पॉइंटर्स के तौर पर मामला सामने आया है। मेरे इंतहाई इस सारे मामले पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले खालिद चिश्ती साहब हैं, एयर कोमोडोर हैं, रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सीनियर आयशा तंजीम साहिबा प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मैं आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। अमरीका और ईरान, हमें तो ऐसा लग रहा था कल, हालांकि उससे पहले तक लग रहा था कि शायद दोबारा 28 फरवरी की तरफ वाले मामला जा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा लगा कि शायद मुआहदा हो जाएगा, उस पर दस्तखत हो जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से एक इशारा आया, लेकिन फिर ईरान के अंदर से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। उनका कहना है कि मुआहदा तो होगा लेकिन आज नहीं होगा। क्या वजह समझ आती है आपको मुआहदा आज ना होने की? बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा, आपने इनवाइट किया है। देखिए, सबसे बड़ी एप्रीहेंशन ही इसके अंदर शो स्पॉयलर्स ही की थी। मेरा मानना ये है कि ये जो उनकी ख्वाहिश है, जिस तरह की अरेंजमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी ऑर्डर मिडल ईस्ट के अंदर इंक्लूडिंग ईरान ऐसा हो जो अमेरिकन डिजाइन जरूर हो लेकिन इजरायली लेड हो, ईरान सबसर्विएंट हो और मिडल ईस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हो। ये उनकी ख्वाहिश है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो एक न्यू फाउंड रियलिटी का एहसास कर लिया है कि उनकी जो मिलिट्री है उनको वो नेगोशिएशन की स्ट्रेंथ नहीं दे सकी मेज पर डिप्लोमेटिकली, क्योंकि जब आप जंग आप छेड़ते हैं तो इसीलिए करते हैं। और हमेशा मैं अर्ज करता आया हूं कि जिसको कहा जाता है ना कि वॉर इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी थ्रू मिलिट्री मीन्स, तो मिलिट्री मीन्स किए ही इसलिए जाते हैं कि आपको डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिले जंग के बाद मेज के मुज़ाकरात की मेज पर। वो जब प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं हासिल हुए तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये रियलाइज कर लिया था कि इस तरह जंग जीती नहीं जा सकती। एक फेस सेविंग चाहिए थी उनको, क्योंकि अभी भी वो सुपर पावर है, सबसे बड़ी मिलिट्री है। लेकिन दरमियान में इजराइल फैक्टर हमेशा से रहा है और मैं तो हमेशा मानता आया हूं कि जाहिर है, और ये सबसे बड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप का इम्तिहान भी यही है, वो ये कि वो नियत कर भी लें तो उस पर कायम कितनी देर रह सकते हैं, उनको मैनिफेस्ट करने की लिबर्टी है या नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो किस तरह मैनेज कर पाते हैं। और आखिरी बात आपको बड़ी जरूरी मैं अर्ज करते चलूं कि ईरान का भी बदइत्मादी की अमेरिका के ऊपर या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको ख्याल ही यही है और उनका मानना यही है कि ये जंग इजराइल की स्पॉन्सर्ड है। आप जो बात करें खालिद साहब, उससे जो मैं समझ पा रही हूँ, ये जो मुआहदा ना होना ये इजराइल की वजह से है कि हिजबुल्लाह के ऊपर उनके जवाब में फिर अटैक किया गया, या फिर इस वक्त जो ईरानी क़यादत में हमें दिखाई दे रहा है कि जो वहाँ पर लोग हैं, कल एक एहतजाज भी हो गया, फिर ईरान की क़यादत के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, IRGC के मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये रीज़न नहीं है इसके पीछे मुआहदा ना होने? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेनली इजराइली लेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इजराइल चाहता नहीं है कि कोई डील हो। वो एक विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी
पॉसिबिलिटी हमास की, हिजबुल्लाह की, ईरान की खोले रखना चाहता है, क्योंकि जब आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो एग्रीमेंट एक बाइंडिंग हो जाती है, एक ऑब्लिगेशन हो जाती है, किसी ना किसी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आती है। जब आप इसको ओपन एंडेड छोड़ दें कि नो वॉर नो पीस, तो वो इसराइल को बहुत सूट करती है, पहली बात तो ये। और इसीलिए आपने नोट किया होगा कि ईरान के सस्पिशन ही इसी बुनियाद पर है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो पोस्टरिंग कर रहा है वो भी अनलाइकली है कि किसी तरफ कन्वर्ज करे। लेकिन नेगोशिएशन में ये पोस्टरिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस भी होता है, पार्ट ऑफ द डील भी होता है, पार्ट ऑफ नेगोशिएशन भी होता है। वो इसलिए कि आप ओपोनेंट को, अपने मुखालिफ को ये कह के रिपीट करके याद कराते रहते हैं कि मेरी कोई डेस्परेशन नहीं है, मेरा कोई सुपर एक्साइटमेंट नहीं है डील करने की, नहीं हुई तो फिर भी कुछ नहीं होगा, ये पार्ट ऑफ नेगोशिएशन होता है। सही। ओके आयशा साहिबा, ये फरमाइए, इससे पहले जब ये अटैक्स होने से पहले तो हमें अब अच्छे से मालूम भी था कि ईरान की क़यादत के अंदर कुछ रिफ्ट भी है, कुछ नाराजगियां भी है, लेकिन फिर जब अमेरिका की तरफ से अटैक्स हुए उसके बाद हमने देखा बड़ी यूनिटी नजर आई, और पिछले कई सारे दिनों तक तो हमें एक यूनिटी का मंजर माहौल नजर आता रहा। लेकिन अब एक सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ डेवलप हुई है। अब्बास इराक्ची साहब हो गए, बाकर कालीबाफ हो गए, जो कि ऑलरेडी एक हार्ड लाइनर हैं, उनके खिलाफ मुजाहरे होना मुमकिन तौर पर अमेरिका के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त ईरान की भी जो क़यादत है वो भी खुल के आई है सामने, वहां पर भी जो एक पेज नहीं है वो नजर आ रहा है? देखिए, एक पेज तो ईरान में हमें इसलिए नज़र आ रहा था कि ख़ास तौर पे जो पिछली क़यादत थी, जब पहली दफ़ा अमेरिका ने हमला किया और 50 के करीब लीडर्स की हलाकत हो गई, और ख़ास तौर पे आयतुल्लाह ख़amenei की जब हलाकत हुई, तो जो बड़े आयतुल्लाह साहब थे, तो उनके अंडर तो बहुत यूनिटी थी। उसके बाद आपको एक जो होता है ना, किसी भी एनवायरनमेंट में एक पावर स्ट्रगल होती है, और आप कहते हैं कि ईरान जो है उसमें IRGC एक बहुत बड़ी ताकत है, तो पावर के 3 सेंटर्स बन गए हैं। तो जाहिर है कि जब भी पावर्स के 2 या 3 सेंटर्स होते हैं तो उनमें आपस में इख्तलाफात होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी खालिद चिश्ती साहब ने बात की, एक मैं बात यहाँ पे थोड़ी सी उनसे बसद एहतराम इख्तलाफ करूंगी। माजी में इसराइल और अमेरिका के अहदाफ मिडल ईस्ट में एक रहे हैं। ये कई दहाइयों के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत खुले तौर पर यह बात सामने आ रही है कि इसराइल और अमेरिका के अहदाफ इस वक्त मुख्तलिफ हैं। अमेरिका ने यह जंग भी मुख्तलिफ अहदाफ के साथ शुरू की थी, और अब वो ख़त्म भी मुख्तलिफ अहदाफ के साथ करना चाह रहे हैं। सदर ट्रंप की कोशिश है कि ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो, इसराइल की कोशिश है कि ये जंग जारी रहे। तो जब आपके अहदाफ मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो वो जो बात हुई कि क्या इसराइल इसको सबटाज करना चाह रहा है, क्या कौन से अहदाफ है अमेरिका के जो आपको मुख्तलिफ अब नजर आते हैं? देखिए, जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त सदर ट्रंप का ये ख्याल था कि ये बहुत मुख्तलिफ अरसे तक रहेगी। वहाँ बार बार उन्होंने खुद भी और उनके जो हामी थे उन्होंने भी वेनेजुएला के मॉडल का बार बार जिक्र किया। वेनेजुएला में हुआ ये था कि अमरीकी फौज के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते गए थे, और निकोलास मडोरो जो उनके सदर हैं उनको वो उठाकर अमरीका ले आए थे कुछ इल्जामात में, जिसपे उनपे तो मतलब लिटरली वो चंद घंटों में वो रैप अप हो गया था। बहुत सारे मॉडल को फॉलो करना चाह रहे थे। इनफैक्ट ये वाली बात उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले एक बार फिर अपने ट्रुथ सोशल पर भी, और इंटरव्यू जब दिया था उन्होंने मॉर्निंग शो को, तो उस पर भी उन्होंने यही बात की थी कि वो वेनेजुएला को ना भूलें, उसी तरह के मॉडल को फिर आगे फॉलो कर सकते हैं ईरान के लिए। अच्छा चिश्ती साहब, ये फरमाइए सर, रॉयटर्स हो गया, अल अरेबिया हो गया, इनकी तरफ से कुछ मुमकिन जो पॉइंटर्स हैं मुआहदे के कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं, वो आ रहे हैं सामने, जिसमें दावा ये हो रहा है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल न करने की यकीन दहानी करवाएगा। मुआहदे के मुताबिक इसके बदले में तेल की फरोख्त पर रियायतें की जाएंगी, जो उनके असासे हैं मुजमिद वो बहाल किए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अगर मैं देखती हूँ तो वहां से तो इस बात की नफी की जा रही है। और दूसरी चीज ये कि इसमें मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी कोई बात नहीं है, जो मुमकिन मुआहदे के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, जो आयशा साहबा कह रही थी मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इनका मिसाइल प्रोग्राम है, सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है इसराइल की ख्वाहिश ये है कि इवन न्यूक्लियर से भी प्रेफरेंस मिसाइल टेक्नोलॉजी को दी जाए, एलिमिनेट या रोल बैक करने की। क्योंकि देखिए, जब आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर भी लेता है कोई मुल्क, तो वो एक वाहिद एक्सप्लोजन होता है जो वो करता है अपने मुल्क के अंदर, बाकी उसने डिजाइन किया होता है कहीं और डिलीवर करने के लिए, जैसे अमेरिका ने किया। तो इसराइल को ये पता है कि अगर ये ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट की फैसिलिटी हासिल कर भी ली,
तो डिलीवरेंस असल मकसद है। जब तक वो डिलीवर एक्यूरेटली नहीं कर पाएगा, डजेंट मैटर के कौन से मुस्लिम, सारी दुनिया में न्यूक्लियर हो जाए, तब तक डिलीवरी ना कर पाए। तो इसराइल को थ्रेट उन बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल से है जो वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। मेन डिफरेंसेस इधर कन्वर्ज हो रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ईरान को असल में ट्रैक रिकॉर्ड अमेरिका का इतना अच्छा नहीं है। क्रेडिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि क्विकली 2015 का JCPOA हुआ था, तो वो क्या हुआ था, 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल ईरान ने हवाले किया था कैस्पियन सी के रास्ते रूस को वॉलंटरली। 440 ग्राम इस वक्त है सिर्फ उसके पास। इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 टाइम्स कम है इस वक्त इसके पास, जो उसने 2015 में विलिंगली दे दिया था। तो क्या मिला इस मुल्क को? पीस मिल गया ईरान को, कोई फ्यूचर गारंटी मिल गई, जंग से बच गया? वो नहीं हुआ। तो क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे बड़ी जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि बिल्कुल ठीक। और सर एक तरफ जी, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन उसी तनाजुर में अब ये भी हो रहा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं मुआहदे की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान, जिसका जब सीज फायर हुआ था तो लेबनान भी शामिल था, और फिर उसके बाद मीटिंग्स भी करवा दी डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इसराइल के दरमियान। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मौके पर कि जब मुआहदे की बात हो रही हो और वहां पर इसराइल की तरफ से अटैक कर देना, ये वही वाला किरदार अदा करने की अभी भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मुआहदा ना हो पाए। जी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का इस पर दो जगह इम्तिहान है, या दो एस्पेक्ट्स हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप पे देखे जाएंगे, जो हम भी देख रहे हैं। देखिए, एक होती है आपकी इंटेंशन और एक होती है कैपेबिलिटी। इंटेंशन तो सबकी अच्छी हो सकती है, आया आपकी कैपेबिलिटी है, तो जब तक आपकी इंटेंशन को या कैपेबिलिटी को बैक आप एक दूसरे को ना करें, तो इट डजंट मैटर कि प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या ख्वाहिश है। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते होंगे डील करना, लेकिन फिर उन्होंने सही मानों में उनका इम्तिहान तब होगा वो अपनी कैपेबिलिटी भी साबित करें कि उन्होंने कर सकना है इस डील को मटेरियलाइज और मैच्योर। और आप एक और चीज मैं क्विकली बताता चलूं कि ईरान की हिस्ट्री रही है, मैं 2, 2.5, 3 हजार साल वाली हिस्ट्री नहीं बताऊंगा। मैं रोनाल्ड रेगन से शुरू करता हूं कि जब रोनाल्ड रेगन हुकूमत में आए थे, उन्होंने ईरान को प्रेशराइज किया था। उस वक्त हिजबुल्लाह बनी थी। उसके बाद अब क्लिंटन आए थे, उन्होंने ईरान को दोबारा प्रेशराइज किया, तो इसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। उसके बाद जॉर्ज W बुश आए, जिन्होंने ईरान को एक्सेस ऑफ ईविल कहा था। उस वक्त इन्होंने अपना न्यूक्लियर और ये सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू कर दिया। 2 सुदूर ऐसे हैं जिन्होंने मिलिट्री हमला किया। एक जिमी कार्टर, जिन्होंने ऑपरेशन ईगल क्लॉ किया था 24-25 अप्रैल 1980 को अपने हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कराने के लिए, वो बुरी तरह फेल हुआ। 8 अमेरिकन मारे गए, 8 हेलीकॉप्टर C-130 तबाह हुए। जिमी कार्टर उसी अप्रैल के बाद जो 7-8 महीने बाद इलेक्शन हुआ, वो हार गए थे सेकंड टर्म का, और सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो इस वजह से हारे थे कि वो ऑपरेशन में एम्बेरसमेंट हुई अमेरिका को। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही किया, एक नई स्ट्रेंथ स्टेट ऑफ हॉर्मोज की शक्ल में ईरान को दे दी है। 47 सालों से ईरान को शायद खुद भी नहीं पता था कि वो इतनी इफेक्टिवली कर सकता है। तो ये हर मिलिट्री एक्शन बैकफायर हुआ ईरान टर्म में क्या क्या इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। आयशा साहिबा, ये भी फरमाइएगा कि डेमोक्रेट्स, जिस तरह से अभी खालिद चिश्ती साहब बात कर रहे हैं कि इतना कोई अच्छा रिएक्शन अमेरिका के अंदर भी मौजूद नहीं है इस मुआहदे के हवाले से, तो डेमोक्रेट्स तो बड़ा आप खुलकर तनकीद कर रहे हैं ना। कुछ अरकान को भी इस मुआहदे के हवाले से ये एतराज है कि शायद अमेरिका सरेंडर कर रहा है इस मुआहदे को लेकर। क्या है ओवरऑल डेमोक्रेट्स को इस मुआहदे को लेकर? जी, डेमोक्रेट्स को ये एतराज नहीं है कि अमेरिका सरेंडर कर रहा है। डेमोक्रेट्स को तो ये एतराज है कि ये जंग शुरू ही क्यों की गई थी। तो यहाँ अमेरिका में खासतौर पे डेमोक्रेटिक पार्टी और जो अपोजिशन है वो तो शुरू से इस जंग के खिलाफ है, और वो तो ये कहते हैं कि ये जंग शुरू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो और इस जंग की वजह से ज़ाहिर अमेरिका में तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं और महंगाई का भी एक डर है। और अगर अभी गर्मियों के मौसम में अमेरिका में ट्रैवल वगैरह ज़्यादा होता है, और अगर ये जंग ख़त्म ना हुई और तेल की कीमतें वापस ना गई, तो ये महंगाई दूसरे सेक्टर्स में भी नज़र आना शुरू कर देगी। जो रिपब्लिकन्स हैं, रिपब्लिकन पार्टी, कुछ लोगों को बहुत कम लोग हैं जो ये कह रहे हैं बाकायदा कि अमेरिका सरेंडर कर रहा है, क्योंकि देखिए अभी तक रिपब्लिकन पार्टी पे सदर ट्रंप का होल्ड बहुत ज़्यादा है। वो हमने इस तरह देखा कि आप जो मर्जी कह लें कि उनकी अप्रूवल रेटिंग सही है या नहीं है, लेकिन अभी जो प्राइमरीज हुए उसमें जो उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी के सदर ट्रंप को बहुत ज्यादा नापसंद थे वो प्राइमरीज में हार गए। सो इसलिए रिपब्लिकन पार्टी पे भी सदर ट्रंप की बहुत ज्यादा होल्ड है। तो अब अगर फॉक्स न्यूज देखें, मैं अभी आपके प्रोग्राम से पहले इसीलिए फॉक्स न्यूज खोल के देख रही थी कि मुझे अंदाजा हो जाए, तो कोई भी खुल के ये नहीं कह रहा कि अमेरिका सरेंडर कर रहा है। अगर सदर ट्रंप ये डील करेंगे तो उनके जो जी जी ठीक है। अब खालिद साहब, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो न्यूमरोलॉजी पे बड़ा यकीन रखते हैं, क्योंकि आज इस तरह की बातें आई सामने कि शायद वो आप अपनी सालगिरह का दिन आज यादगार बनाना चाह रहे हैं। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि आज साइन हो जाए, और पासदारान इनकलाब ये चाह रहे हैं कि क्योंकि आज उनकी सालगिरह का दिन है तो इस वजह से आज मुआहदा नहीं करेंगे। ऐसा ही है सर?
नहीं, अगर वो करना चाहते तो कुछ दिन पहले से वार्म अप शुरू कर देते। वो कहा जाता है कि 38 या अब तो शायद 39 या 40 हो गई होगी एक दिन में, कि वो कई दफा अनाउंस कर चुके हैं कि बस डील हो गई या हुआ चाहती है या इस वीकेंड पे हो जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक कामयाबी जरूर हासिल किया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो उन्होंने जबरदस्त इंटरनेशनल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स को बड़ा अच्छा मैनेज किया। क्योंकि वो हर आए दिन एक बयान देते हैं, स्टॉक मार्केट चढ़ जाती है, फिर उसको गिरा देते हैं बयान देके। तो वो बड़ी एक वाहिद कामयाबी फॉर श्योर मैं उनको कह सकता हूँ। लेकिन असल में इन्वेस्टर्स को बड़ा फायदा पहुंचाया है ना सर उन्होंने। लेकिन अगर मैं आपकी इसी बात को के ऊपर एक सवाल भी साथ साथ ये कर दूं कि हमने देखा, अल्लाह करे, ऊपर उम्मीद भी है, दुआ गो भी है कि पूरा खित्ता और पूरी दुनिया का अमन जो है वो अटका हुआ है ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग के दरमियान। तो मुझे फरमाइए कि इंशाल्लाह अगर ये हो जाता है मुआहिदा, कल की तारीख तक हो जाता है, तो हमने देखा 3.5 महीने 28 फरवरी से ऑनवर्ड्स आज 14-15 जून हो रही है, ये जंग चलती रही है। तो मुझे फरमाइए कि गेन क्या किया ईरान ने, अमेरिका ने, इजराइल ने, या लूज क्या किया? देखिए, मैंने तजिया ही ऑफर किया था जब जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को ही, और जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पहली तकरीर आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने तकरीबन 49 लीडर मार दिए हैं, शहीद कर दिए हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा था, ईरानी लोगों से कहा था कि वो टेक ओवर कर लें हुकूमत। ये जो स्ट्रैटेजी जो मैंने पढ़ी थी उसके मुताबिक मैंने पहले दिन जंग के ये कहा था कि नॉन स्टार्टर है, और मैंने ये कहा था कि जब ये जंग बंद होगी अमेरिका इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं रहेगा और इजराइल समेत, और ईरान अपनी इन्फ्लुएंस गेन करेगा। आज आप देखिए अमेरिका को कौन कौन से साथी जो आज से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले या 6 महीने पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप बने थे उस वक्त कितने लोग साथ थे। पीस बोर्ड का याद करें, टाइम प्रेसिडेंट कितने पावरफुल थे। उसके बाद आपने देखा जिस मुल्क को वो चाहते थे, फिर उसने नेटो को थ्रेट कर दिया, फिर ग्रीनलैंड को कर दिया, फिर कनाडा को थ्रेट कर दिया। वो लंबी हिस्ट्री है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ओवर दीज 5-6 मंथ्स रिलेटिवली आइसोलेट हुए हैं, अपनी इन्फ्लुएंस कम हुई है। ईरान का देखिए, ईरान ने इन्फ्लुएंस गेन इस तरह की है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप देख लें, रीजनलाइज कर दिया जंग को, वो कामयाबी देख लें। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, रेलेवेंस हो गए। और सबसे बढ़कर आप देखिए जो इनफैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो मेन कॉज ही बना दिया ना जंग को। तो आपकी बात से फिर मैं ये अखज़ कर लूं कि आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से नुकसान हुआ है, जबकि जो अमेरिका, ईरान है, कमजोर पोजीशन में था, उसने गेन किया, उसको फायदा हुआ है। आयशा साहिबा, यही सवाल आपसे भी है, क्या खोया और क्या पाया इजराइल, अमेरिका, ईरान? जी, कुछ तो खालिद साहब ने बता दिया, लेकिन मैं कुछ मामलात में ये कहूंगी कि ईरान को डिप्लोमेटिकली काफ़ी नुकसान हुआ है। क्योंकि देखें, खित्ते के ममालिक 2023 में ईरान और सऊदी अरब की डील करवाई थी चाइना ने। उसके बाद ये था कि शायद ये दोनों मुल्क जो कि कभी भी दोस्त नहीं रहे मगर बहुत स्ट्रॉन्ग राइवल्स रहे हैं। अब देखिए, मुत्तहिदा अरब इमारात खुल के ईरान के खिलाफ आ गया, यहाँ तक कि वो ईरान के खिलाफ वो उसने इसराइल के साथ डील्स भी कर ली। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सारे ममालिक जो हैं, ये जो कि ईरान के खुल्लम खुला दुश्मन नहीं थे, लेकिन अब ये सारे ममालिक ये सोचना शुरू हो गए हैं कि मुस्तकबिल में हम ईरान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका को मारने की तो उसमें सलाहियत नहीं है। तो जब अगर अमेरिका या इसराइल ईरान पे हमला करते हैं तो वो हम पे जवाबी हमला करता है। तो वो डिप्लोमेटिकली अब ये सारे मुल्क जो हैं, ये सारे अपना अपना आयरन डोम बनाना चाहेंगे, ये सब अपनी मिलिट्री कैपेसिटीज बढ़ाना चाहेंगे। ईरान के लिए इनके दिल में अब एक खलिश पड़ गई है। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुस्सा, देखे ना, लेबनान में जो है लेबनान शिया मेजॉरिटी मुल्क नहीं है। लेबनान में शिया वाहिद सिंगल सबसे बड़ी सेक्ट है, लेकिन ओवरऑल लेबनान में अगर सुन्नी और क्रिश्चियंस और बाकियों को मिला लें तो उनकी मेजॉरिटी शिया पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो उनमें बहुत बड़ा गुस्सा है इस वक्त कि ईरान की वजह से हिजबुल्लाह इसराइल पे हमले कर रहा है, हमें इस वक्त इस जंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। 1 मिलियन से ज़्यादा लेबनीज इस वक्त बेघर हैं, उनके घर तोड़े जा चुके हैं। इसराइल पे तो उन्हें गुस्सा है ही है, लेकिन उन्हें हिजबुल्लाह पे भी गुस्सा है। सो कुछ जो ईरान को लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक नुकसानात होंगे, हमें उनको भी नज़र में रखना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आयशा तंजीम साहिबा साथ मौजूद थी, खालिद चिश्ती साहब साथ, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत में और पार्टियों की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है, बात करते हैं तफसील से। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनकी पार्टी की सियासत इस वक्त टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है, इख्तलाफात की जद में है। देखिए, फिर बात करते हैं। इनको इख्तिलाफ
के साथ रहने की तहजीब नहीं है, उनके साथ इत्तेहाद हो नहीं सकता। सबको पता है जो बनाता है वही चला सकता है, चाहे गाड़ी हो चाहे हवाई। तो गाड़ी चलाने वाला कैप्टन है, गाड़ी तो चलाए। वो गाड़ी नहीं चला रहा, कौन बैठी हुई इंतजार में कि कब गाड़ी चलाएंगे तो मंजिल पे पहुंचेगा। अबे तो हम बैठे रहे। जो बिद्दतें आ गई हैं, बिद्दतों को निकालना। हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, तुम इस्तेमाल हो रहे हो। जिसके दिल में जिम्मेदारी का शौक आया वो गया। बस स्टॉप नाउ। कौम जो है वो खाई में गिर रही है और हम जो है वो चुपचाप देख रहे हैं। लानत भेजता हूँ मैं। बिल्कुल नहीं चलेगा ये। अगर हमें कहें कि हमें मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो है वो चेयरमैन बनवा दूं। औहदेदारों की जमात नहीं, जिम्मेदारों। 2 मिनट लगेंगे चेयरमैनशिप लेने में। लानत भेजता हूँ ऐसी चेयरमैनशिप पे। ये क़यादत जावेद ज़रदारी साहब से हुकूम मांगेगी, पीपल्स पार्टी से शहर आज़ाद कराएगी। वो साबिक डिप्टी मेयर और एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम रहनुमा अरशद वोरा साहब प्रोग्राम में मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की शुक्रगुजार हूँ सर। पहले तो ये फरमा दें एमक्यूएम में हो क्या रहा है इस वक्त? खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल साहब, इनका ग्रुप ये आमने सामने, फारूक सत्तार साहब बिल्कुल खामोश हैं। इन इख्तलाफात की वजह ये चेयरमैनशिप है, कामरान टिसोरी हैं, या कोई और तीसरी वजह है? चेयरमैनशिप ही है। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब बात यही है कि चेयरमैनशिप है, ज़ाहिर है लीडरशिप से इख्तलाफात हैं। और फिर मुस्तफा कमाल जब पीएसपी से आए थे तो वो खुद अपनी पार्टी के एक लीडर थे, तो हो सकता है पॉलिसी के इख्तलाफात भी हो सकते हैं। बहरहाल बड़ा क्लियर और ऑब्वियस ही है, इसमें कोई दो इट इज मेंट फॉर द लीडरशिप। सर मुस्तफ़ा कमाल साहब तो बड़ा खुलकर कह रहे हैं ना कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे चेयरमैनशिप के लिए, तो एक वाहिद वही कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे, या कोई और भी है पार्टी से? लेकिन जब ये इलेक्शन होगा ना उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए। देखें, इलेक्शन में अगर मुस्तफा कमाल ये समझते हैं कि वो बेहतर पार्टी को रन कर सकते हैं और खालिद मकबूल ये समझते हैं कि वो बेहतर तरीके से रन कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में किसी को चाहे वो मुस्तफा कमाल हो चाहे खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, वो अपनी कंटिन्यूटी चाहते हैं तो वो उन्हें भी कंटेस्ट करने का पूरा हक है और मुस्तफा कमाल को भी पूरा हक है। अब इट ऑल डिपेंड्स कि कौन जीतता है, किसके साथ है। सर मुस्तफा कमाल साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि 2024 के इलेक्शंस में जो 22 सीटें मिली हैं एमक्यूएम को वो उन्हीं की मरहून मिन्नत है। हालांकि मुझे ये भी याद है कि उससे पहले जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था उन्होंने पीएसपी से डॉल्फिन के निशान से, तो वहां तो एक भी सीट नहीं निकाल पाए थे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें, डेफिनेटली इसमें मुस्तफा कमाल का कोई रोल नहीं है कि 22 सीटें दिलवाने में। अगर मेरे इलाके की सीट थी तो मैंने अपने तौर पर स्ट्रगल किया है। हर एक अपने अपने इलाकों में था। मेरे इलाके में किसी बड़े लीडर ने आके स्पीचेस नहीं की थी, या बहुत सारे ऐसे इलाके जिसमें किसी बड़े लीडर ने जाके स्पीचेस नहीं की थी। तो ये इसके बहुत सारे रीजंस हैं और उन रीजन में एक रीजन ये भी है कि बहुत अरसे बाद एमक्यूएम जो है यूनाइटेड हुई थी 2016 के बाद। 2016 में पीएसपी भी बनी थी, 2016 में एमक्यूएम पाकिस्तान भी बनी थी, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान से 2017 में फारूक सत्तार अलग हुए थे, फिर उसके बाद 3 सेगमेंट चल रहे थे, फिर तीनों जो है वो यूनाइट हो गए और उसका इम्पैक्ट भी तो माने लगता है। अब अर्शद साहब ये भी फरमा दे सर, अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इतने स्ट्रॉन्ग चेयरमैन हैं तो फिर इंटर पार्टी इलेक्शन करवा क्यों नहीं रहे? देखिए, एमक्यूएम के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है ना चंद माह पहले ड्यूते हो जाने चाहिए थे और वो हर पार्टी में होता है, सिचुएशन के हिसाब से, मुल्की हालात के हिसाब से वो डिले हो जाते हैं और वो शायद मेरे ख्याल से वो नोटिस में भी नहीं आते और इलेक्शन अक्टूबर नवंबर तक वैसे ही हो जाते। वो मुस्तफा कमाल साहब ने या किसी ने भी जो है वो दरख्वास्त दे दी थी और फिर वो दरख्वास्त देने के बाद जिस तरीके से वो जो है कोर्ट में मामला चला गया और फिर कोर्ट से जिस तरीके से अक्टूबर की डेट आ गई, तो इलेक्शन तो बहरहाल होने ही थे, इंटर पार्टी इलेक्शन, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो इलेक्शन से तो कोई भी नहीं फरार हो सकता और एमक्यूएम में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि टाइम पर जो है इंतखाबात ना हुए हों इंटर पार्टी इलेक्शन। मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो एक्सटेंशन वाले चेयरमैन हैं, वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ले रहे हैं और वो ले भी पीपल्स पार्टी के कांधों पर रहे हैं। सर, तो क्या पार्टी में दीगर अफराद भी उन्हें एक्सटेंशन पर ही समझते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है, हर वो पार्टी जब आपस में जो एक दूसरे की राइवलरी पार्टी होती हैं और सामने वाली पार्टी में जब कहीं कोई दरारें हों, कोई इख्तलाफात नजर आ रहे हों, पब्लिक हो जाए, तो वो फिर जो है हमेशा राइवलरी पार्टी जो है उसका फायदा उठाती है। तो
ये कोई नई बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ, देखें 2017 में जब फारूक सत्तार अलग हुए थे तब एमक्यूएम का एक बड़ा इशू चला था। 2016 में जब मुस्तफा कमाल आए थे, उन्होंने जिस तरीके से पीएसपी फॉर्म की थी और जिस तरीके से उन्होंने कायद के खिलाफ जो है, जो बानी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट थे उनके खिलाफ जो बातें की, फिर उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का बनना, तो ये सारी चीजें हैं। एमक्यूएम हैज बीन गोइंग थ्रू with a greater turmoil for the last 1 decade or so. तो पाकिस्तान होती थी और ओवरकम हो जाएंगी, मैं ये समझता हूँ ओवरकम हो जाएंगी। मुस्तफा कमाल साहब अपनी गुफ्तगू से ये तासुर दे रहे हैं कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं वो एक कमजोर सरबराह हैं, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? ये फैसला मेरी राय से या मेरी रात से नहीं रिफ्लेक्ट करता कि खालिद मकबूल कमजोर चेयरमैन है या मजबूत चेयरमैन है। 2024 के इलेक्शन में 22 सीटें बहरहाल जो ली हैं वो खालिद मकबूल की सरबराही में ही ली हैं इस पार्टी ने, और फिर 2018 में भी शायद 7 सीटें ली थी। उस वक्त मैं नहीं था, मैं पीएसपी में था उस वक्त। तो इस पार्टी जो है वो इस वक्त जिस तरीके से पार्टी को बिहेव करना चाहिए वो पार्टी बिहेव नहीं कर रही थी फॉर दी कॉज ऑफ द पब्लिक, अपने अवाम के लिए, जो अवाम जिस अवाम के पास मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के अलावा और कोई पार्टी नहीं है, वो और किसी तरफ देखते नहीं है, और मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगर हमें कोई डिलीवर करेगा तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही करेगी। जिन सीट्स का आप तस्करा कर रहे हैं ना सर, वो उनका मैंडेट वो तो आज भी मशकूक है। मुझे याद है मुस्तफा कमाल साहब के इलेक्शन के बाद एक ऑडियो भी तो लीक हुई थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप ने जो कहा बिल्कुल, देखें एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि सीटें मशकूक हैं। तो 2018 में आपके चैनल की मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो मेरा रिजल्ट जब दिखाया था 2018 के इलेक्शन में, और उस इलेक्शन में रात को 12:30-1 बजे तक जो है मैं बिल्कुल विनिंग पोजीशन पे, क्लियर विनिंग पोजीशन पे था। और उसके बाद जो है 4 दिन के बाद फैसला आ रहा है और उस शख्स के हक में आ रहा है पीटीआई के, जिसको ना कोई इलाके में जानता था और ना वो अपने इलाके में कभी विजिट भी किया होगा उसने, और ना ही उसको जो है मतलब ये कि मैंने खुद पूछा कि भाई यहाँ से पीटीआई का कौन कैंडिडेट है, लड़ भी रही है या नहीं लड़ रही। तो 2018 में जो हुआ था वो भी तो आप ना भूलें ना। और मैं ये नहीं कहता कि 2018 में जो हुआ वो 2022 में क्यों रिपीट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था इलेक्शंस में ये चीजें। लेकिन बहरहाल हमारा ट्रेडिशनली देखें, हिस्टोरिकली देखें तो इस किस्म की चीजें जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल होती हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरशद वोरा साहब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो सीसीडी ने एक और कार्रवाई की है और मुबैना तौर पर ये क्या सिचुएशन बनी है उस पर उनकी अभी कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज भी सामने आ गई है। बात करते हैं तफसील से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहूँगी। हुकूमत किसी की भी हो, एक चीज़ जो पंजाब में नहीं बदलती, सालों से जारी मुतनाज़े मुबैना पुलिस मुकाबले, कभी CIA, कभी OCU, कभी CTD और आज CCD के नाम से जराइम पर काबू पाने के लिए बनाई गई फोर्सेस के बदलते अतवार में नाम बदले लेकिन काम नहीं बदले। पहले तो नेशनल मीडिया में पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों की निशानदेही की जाती थी। अब इंसानी हुकूक की तंजीमें जाली पुलिस मुकाबलों के संगीन इल्ज़ामात पर रिपोर्ट्स सामने लाती थी, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया में भी इन मशकूक और मुबैना गैर इंसानी कार्रवाइयों की तशहीर से मुल्क की बदनामी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया से चकवाल आए पाकिस्तानी निजात ख़ानदान की गाड़ी पर पंजाब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी CCD के एहलकारों ने डाकू समझकर फायरिंग की है, जिससे उनकी 9 साला बच्ची हानिया अहमद ये मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि वालिद अदील और 10 साला भाई अफान अहमद ये भी गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि बच्चों की वालिदा डॉक्टर सिद्रा खान महफूज रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई नशरियाती इदारे वाक़े को मीडिया पर मुसलसल उठा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ये फैमिली ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई और वहाँ से हज पर गई थी। हज से वापसी पर चकवाल में एक रिश्तेदार के घर दावत के लिए गए तो वहाँ अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू पहुँच गए। मुसल्लह डाकुओं ने कार को घेर लिया और उनसे नकदी और जेवरात लूट लिए। इसी असना में करीब ही मौजूद पुलिस स्टेशन से आ रहे एक पुलिस एहलकार ने ये डकैती होते हुए देखी और डाकुओं को रोकने के लिए फायरिंग कर दी।
फायरिंग के तबादले के दौरान डाकू फरार हो गए। ऑस्ट्रेलियन निजात अदील ने अपने अहल खाना को बचाने के लिए गाड़ी भगाने की कोशिश की तो ऐन उसी लम्हे सीसीडी की मजीद नफरी वहां पहुंची, जिसने तेजी से निकलने की कोशिश करती हुई गाड़ी को देखकर उन पर फायर खोल दिया। फैमिली की गाड़ी को डाकुओं की सवारी समझ लिया गया। फायरिंग के नतीजे में गोली लगने से 10 साला हानिया जान से गई। वाक़े के बाद महकमा दाखिला ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि पुलिस ने दावा किया है कि इस वारदात में मुलव्वस डाकू पुलिस के साथ होने वाले एक और मुकाबले में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस सीसीडी के एहलकार को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसमें 302 की दफ़ा शामिल की गई। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि इस मामले में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से SOPs की शदीद खिलाफ वर्जियाँ आई हैं सामने। सीसीडी एहलकारों ने बगैर वार्निंग के फायरिंग की। इसके बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद सीसीडी एहलकार को जुडिशल करवाया गया है, जबकि कानून के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार का जिस्मानी रिमांड हासिल करना ज़रूरी था। हानिया के नाना ने पुलिस की दर्ज की गई FIR पर भी अदम एतमाद का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद किया है। पंजाब पुलिस पर नाज़रीन मावराए अदालत कत्ल और मुबैना जाली मुकाबलों का इल्ज़ाम लगता रहा है। फरवरी 2025 में इंसदादे जराइम के लिए कायम किए गए इदारे CCD पर क़याम के बाद ही मुबैना मावराए अदालत कत्ल और जाली पुलिस मुकाबलों के संगीन इल्ज़ाम आयद होते रहे हैं। पिछले साल पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुबैना जिनसी जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ एक मखसूस पैटर्न के तहत गोलियाँ चलाई जाती थी। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अप्रैल से दिसंबर 2025 के दरमियान CCD की कार्रवाइयों में 670 मुबैना पुलिस मुकाबलों के नतीजे में 924 अफराद मारे गए थे। CCD को हासिल इख्तियारात पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि CCD जिसे जराइम पर काबू पाने के लिए बनाया गया था वो एक मुतवाज़ी पुलिस फोर्स बन चुकी है, जिसे FIR के इंदराज मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने और ख़तरनाक मुजरिमान के खिलाफ जानलेवा कार्रवाइयाँ करने के वसी इख्तियारात हासिल हैं। CCD के हाथों मुबैना तौर पर 9 साल की बच्ची की मौत ने दिल दहला दिया है और सानिया साहिवाल याद आ गया है, जहाँ बच्चों के सामने वालिदैन पर पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने उनके एहलकारों ने गोलियां बरसा दी थी। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने की बात।